सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं डॉक्टर राजेश यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, NMMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो मॉडल पेपर है उसका सेट वाले मॉडल पेपर का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो भाग है उसको आज हम हल करने वाले हैं। और केवल हम मॉडल पेपर को हल नहीं कर रहे हैं। आप यह माने कि यदि इस पेपर को हम कर लेते हैं, इस वीडियो को यदि अंत तक आप देख लेते हैं तो इतना फायदा होगा कि प्रश्नों को हम करते करते प्रश्नों के साथ साथ उनके आसपास की जो चीजें होंगी उनको भी उनके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो सबसे आखिरी जो ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत विभाजन की रूपरेखा रखी थी, भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी। उस समय जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर भारतीय की बात आए कि अंतिम भारतीय कौन थे, प्रथम और अंतिम, एक ही व्यक्ति वायसराय बना था भारत का, भारत आजाद होने के बाद में और संविधान लागू हुआ उससे पहले तक। वो था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अब इन दोनों प्रश्नों में अंतर है। यहां प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश वायसराय कौन था, आखिरी ब्रिटिश वायसराय, वो तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन आखिरी भारतीय वायसराय जो था वो सी राजगोपालाचारी था। एक चीज तो ये। दूसरी, अब लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ हम बात करते हैं, ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। तीन नाम और हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी। इन तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कहीं अब ये माउंटबेटन के बारे में पूछा गया है, फिर कहीं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जाए, लॉर्ड क्लाइव के बारे में पूछा जाए या लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में, वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। यानी भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कहां पे बने थे? बंगाल में। ठीक है, एक चीज। दूसरा, जो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स दोनों को संयुक्त रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले योद्धा कहा जाता है कि इन दोनों ने ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में, कहीं आगे पूछा जाएगा, तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। और उसके बाद में लॉर्ड जो ब्रिटिश जो शासन था वो शुरू हो गया था, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। यहाँ पर इनके पैर जम गए थे। इसके बाद बात आती है डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल थे यहाँ पे। और ये जब गवर्नर जनरल थे तो इन्होंने एक विलय नीति लागू की थी, विलय नीति। और विलय नीति के जो प्रणेता है, प्रयोक्ता है, वो कहलाते हैं लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति क्या थी कि यदि कोई राजा निसंतान है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता, और उसके जब वो मर जाएगा तो उसके बाद में उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। और इस नीति की आलोचना यह कह गई ये राज्य हड़प नीति है, कि राज्यों को हड़पने की नीति है। तो ये लॉर्ड डलहौजी था। चारों के बारे में बात हुई। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, अभिलेखागारों का क्या उपयोग है? अभिलेखागार, आर्चीव्स, सेना के उपयोग के लिए,
शत्रु राज्य की जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए, सरकारी नौकरों के विवरण के लिए। जो अभिलेखागार होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सेव करके बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार होते हैं। और जो हमारा राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्यों? और नई दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है। तीसरा प्रश्न, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है? भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उपर्युक्त सभी तीनों भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। चौथा प्रश्न है, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं भोजन है ये, मिड डे मील, भोजन, मिड डे मील, MDM, सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया? ये जो MDM था ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था, लगभग 60 के दशक में। 60 का जो दशक था उसमें यह तमिलनाडु में शुरू किया गया था सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था। उसके बाद में पूरे देश में 15 अगस्त 1995 में लगभग पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई कि भोजन है वो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है बच्चों का, और इसलिए अप्रैल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे देश में सभी राजकीय विद्यालयों के 1 से 8 तक के बच्चों को पकाकर भोजन दिया जाना चाहिए, भोजन उपलब्ध करवाया जाए। इस समय कच्चा राशन मिलता था और पकाकर भोजन दिए जाने की शुरुआत हुई 2002 में। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 से इस MDM को PM पोषण योजना नाम दिया गया है। PM पोषण योजना, MDM का नामकरण किया गया है। ये था MDM। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? स्थायी बंदोबस्त जब लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन की हम बात कर चुके हैं, नहीं था। स्थायी बंदोबस्त जब हुआ तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, सॉरी ये था, हाँ, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ये था चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करें तो डलहौजी के बारे में हम बात कर चुके हैं जिसने विलय नीति लागू की थी। लॉर्ड माउंटबेटन जिसने जो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था और इन्होंने भारत विभाजन की रूपरेखा रखी थी। और लॉर्ड क्लाइव के बारे में बात करें तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में हम बात कर चुके हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जो नवाब था सिराजुद्दौला बंगाल का, उसको हराकर बंगाल पर कब्जा किया था। तो ये चारों ही नाम प्रसिद्ध जो वायसराय या गवर्नर जनरल रहे हैं। इनमें से जो चार्ल्स कॉर्नवालिस था उसके समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न छठा कि लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर जनरल थे? जो थॉमस मुनरो थे वो जिन्होंने लगान की नई व्यवस्था लागू की थी वो कहाँ के थे? मद्रास के गवर्नर जनरल थे, मद्रास।
जहाँ प्रेसिडेंसी थी उस समय बंगाल, बम्बई, मद्रास, तो वो मद्रास के गवर्नर जनरल थे। सातवां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि उससे पहले जो हड़प नीति, राज्य हड़प नीति थी या विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, उसने भी काम किया और तात्कालिक कारण जो था वो गाय और सूअर की चर्बी चढ़े कारतूसों का प्रयोग करने के लिए सैनिकों को मजबूर किया जा रहा था। काफ़ी कारण थे वो क्रांति के, लेकिन क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। एक दूसरी बात, 1857 क्रांति से पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, लेकिन क्रांति के बाद में जब उस पद का नाम वायसराय कर दिया गया था, वायसराय। वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? आठवां प्रश्न है। वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा से संबंधित थे। बिहार से संबंधित थे वीर कुंवर सिंह, एक स्वतंत्रता सेनानी 1857 क्रांति में जिन्होंने हिस्सा लिया। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व, समुदायों में वर्चस्व की जो एक दूसरे के ऊपर दबदबा रखने की जो बात होती है वो अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। तो मेलजोल हो नहीं सकता, एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर होना, ये अंतर सामुदायिक वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा है जो संसद का दूसरा सदन है, राज्यसभा, इस राज्यसभा का कार्यकाल ये एक स्थायी सदन है और एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा सांसद और लोकसभा के सदस्य लोकसभा सांसद कहलाते हैं। 11वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय रोलेट एक्ट, एक कानून लागू किया था, रोलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी क्रांतिकारी को बिना वजह, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। और इसको जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने काला कानून की संज्ञा दी थी और लोग इसके विरोध में, वहाँ सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और उस सभा पर जो जनरल डायर था, उस डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, लौह खनिजों में शामिल नहीं है। लौह खनिजों में शामिल नहीं है सीसा, ये भी लौह खनिज है, लौह अयस्क। मैग्नीज और क्रोमाइट, ये लौह खनिज है। अब खनिज की बात करें कि खनिज हैं, वो खनिज 2 तरह के होते हैं। धात्विक, जो धातु वाले होते हैं, जिनमें धातु का अंश होता है, धात्विक, और अधात्विक। अधात्विक, धात्विक और अधात्विक 2 तरह के खनिज होते हैं। खनिज के बारे में किसी भी तरह का प्रश्न हो, आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए खनिज के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि खनिज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक खनिज चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं होता है। और धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं, एक लौह खनिज और एक होते हैं अलोह खनिज। जिनमें लोहा होता है वो लौह खनिज, और जिनमें लोहा नहीं होता है वो अलोह खनिज होते हैं। तो लौह खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि होते हैं। तीनों जो ऑप्शन यहाँ दिए हैं ये लौह अयस्क हैं, ठीक है, लौह खनिज है, लौह अयस्क नहीं, सॉरी, लौह खनिज है। और अलोह जो धात्विक खनिज हैं उनमें आते हैं सोना, चांदी,
तांबा, सीसा आदि। नाम मैंने बोल दिए, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, थोड़ा 2 बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएंगे। भाई हमें ये पहचान करनी, ये लौह धात्विक खनिज है, ये अलोह है, ये अधात्विक है। और एक बार थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लेंगे तो आपको याद रह जाएंगे और प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। यहां केंद्र है। निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तारापुर, कलपक्कम, रावतभाटा, गोरखपुर। और गोरखपुर नहीं है तो है कौन कौन सा? तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। कलपक्कम, कलपक्कम है वो तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में। रावतभाटा राजस्थान में। इन तीन के अलावा क्या और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं? हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा मैं नाम बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है। इसके अलावा हम बात करें तो नरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। ये हमारे भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? और कॉफी का जो अग्रणी उत्पादक है वो ब्राजील है। भारत में यदि बात की जाए, भारत में कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पर है। अग्रणी जो राज्य है भारत में कर्नाटक है। 15वां प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 30 मार्च को? इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि यह 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। राजस्थान का स्वतंत्रता के समय राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, 3 ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इस तरह जो पूरा राजस्थान था वो बिखरा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण करना शुरू किया गया। और यह प्रयास शुरू किए तो पहला जो प्रयास था वो था 17 मार्च 1948 को। 17 मार्च 1948 17 मार्च 1948 को 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई। 1948 का दिन था। अभी जो बाकी 2 तारीखें हैं इनके बारे में बात करें। 15 अगस्त जो भारत की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। 30 मार्च राजस्थान दिवस है। क्यों मनाया जाता है अभी बात करने वाले हैं। 17 मार्च 1948 का दिन था। उस समय मत्स्य संघ की स्थापना हुई। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और उनके साथ नीमराणा ठिकाना, इनको मिलाकर 4 रियासतें और एक ठिकाना मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना हुई और राजस्थान का एकीकरण करने की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाया गया। एकीकरण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम रोल था। यदि ये कहते हैं कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत और राजस्थान आज इस स्वरूप में नहीं होता। सब कुछ बिखरा हुआ था और अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो वह हमारे राजा लोग अलग अलग रियासतों के मालिक बने हुए थे और वो कुछ उनमें से कुछ चाहते थे हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कुछ चाहते थे हम स्वतंत्र रहेंगे। तो अलग अलग उनकी मानसिकताएं थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे बातचीत करके, समझा बुझाकर, डांट डपट कर, कैसे भी करके और पूरे भारत को और हमारे राजस्थान के संदर्भ में कहे तो राजस्थान को एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया। और एकीकरण का जो पहला चरण था वो 17 मार्च
1948 को संपन्न हुआ मत्स्य संघ की स्थापना के साथ। इसके बाद आता है दूसरा चरण, और दूसरा चरण 25 मार्च को 1948 का 25 मार्च का दिन, और इस 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान, जिसमें 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर पूर्व राजस्थान नाम से एक संघ बनाया गया। दिन था 25 मार्च, जो ये 25 मार्च दिया, ये 25 मार्च 1948 का दिन था, और इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के साथ साथ इन 9 रियासतों के साथ जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, वो कुशलगढ़ ठिकाने को इसमें शामिल किया गया और एक पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया। और इस पूर्व राजस्थान की जो राजधानी थी उसको बनाया गया इसकी राजधानी कोटा इसमें शामिल हो, हाँ, कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया, और जो पहला मत्स्य संघ बना था उसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। तीसरा नंबर आता है 25 मार्च के बाद में, तीसरा नंबर आता है 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 के दिन क्या होता है कि संयुक्त राजस्थान की स्थापना की जाती है, और जो पूर्व राजस्थान बना था दूसरे चरण में, उसमें उदयपुर को और शामिल कर दिया जाता है, और उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान की स्थापना की जाती है। कब? 18 अप्रैल को। ठीक है, अब आप देखेंगे काफी कुछ मिल गया राजस्थान। अब 18 अप्रैल के बाद में जो चौथा चरण होता है, वो चौथा चरण होता है हमारा 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना होती है। वृहद का अर्थ होता है बड़ा, वृहद राजस्थान की स्थापना की जाती है, और इस वृहद राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान बना था तीसरे चरण में, उस संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन रियासतों को और मिला दिया जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, इनको और एक साथ में जो लावा ठिकाना था उसको भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। ये कहें कि अधिकांश राजस्थान शामिल हो जाता है, और चूंकि जयपुर शामिल हो चुका है, यहाँ पे जयपुर को राजधानी बना दिया जाता है, जो आज भी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। तो 30 मार्च को लगभग राजस्थान आकार ले चुका था, इस कारण से इस दिन को राजस्थान का स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये थे 4 चरण। इसके बाद 5वां जो चरण आता है वो आता है 15 मई, 30 मार्च के बाद 15 मई 1949 को, जो संयुक्त वृहद राजस्थान, इसमें जो पहला 1 नंबर पे बना था उस संघ को इसमें शामिल कर दिया जाता है, यानी मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिला दिया जाता है। राजधानी वही रहती है जयपुर, और ये 5वां चरण हमारा हो जाता है। इसके बाद आता है 6ठा चरण 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने का दिन, और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ, जो राजस्थान संघ के नाम से बनाया जाता है, जो पहले वाला था 5वें वाला संयुक्त वृहद राजस्थान, उसमें सिरोही को शामिल कर लिया जाता है। आबू और देलवाड़ा को हटा दिया जाता है, सिरोही को शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 7वां चरण फाइनल 1 नवंबर 1956। यदि प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया, तो वह आया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, जो राजस्थान संघ बना था हमारा 6ठे चरण में, उस राजस्थान संघ में आबू और देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको शामिल कर दिया जाता है, और 2 छोटे छोटे और बदलाव होते हैं। सुनील टप्पा को राजस्थान में लिया जाता है और सिरोंज का क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया। ये था एकीकरण, आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैंने मोटा मोटा इसमें चर्चा कर दी, अगर मस्तिष्क में कहीं रह जाए तो पेपर में पूछा जाए तो आप प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? जो हमारी 2011 की जनगणना थी उसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी,
तो हमारा सही उत्तर होगा बाड़मेर में। सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि थी बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, इनमें सर्वाधिक थी। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम गंगानगर में थी, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली, फिर बूंदी, फिर चित्तौड़गढ़। दो चार नाम हमारे याद रहे, ध्यान में रहेंगे, वे इसके साथ ये है। तो गंगानगर के बाद में झुंझुनू था, पाली था, बूंदी था, बाड़मेर के बाद जैसलमेर था। कई बार क्या होता है पहला नाम नहीं देके दूसरे वाला दे दिया जाता है, इसमें किस में था इनमें से, तो वहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है। 17वां प्रश्न, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? सबसे कम साक्षरता जनगणना के अनुसार जालोर जिले में है। जालोर के बाद सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर सर्वाधिक की बात करें तो कोटा में सर्वाधिक, उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, सीकर और फिर अलवर, इनमें सर्वाधिक जो साक्षरता दर रही है। अगला प्रश्न है 18वां, गांव के समूह को क्या कहते हैं? गांव के समूह को नाडू कहा जाता है। चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था। 19वां प्रश्न, चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था, तो चौहान वंश का राज्य दिल्ली और अजमेर तक फैला हुआ था। आगरा और कन्नौज की तरफ कौन सा फैला हुआ था? वो था गुर्जर प्रतिहार। बंगाल में हम देखें तो बंगाल में पाल वंश का शासन था। इसी तरह अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से देश को संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले पर करते हैं, झंडा फहराते हैं और वहां से देश को संबोधित करते हैं। लेकिन जब बात करें गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का काम, ध्वजारोहण का काम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। दोनों में अंतर ये, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण होता है। कहाँ होता है? यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर तो लाल किले से होता है, और जो गणतंत्र दिवस होता है वहाँ पर जो राजपथ, जिसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ पर ये कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का। आगे बढ़ते हैं। 21वां, किस समुदाय के करवा को टाडा कहा जाता है? करवा नहीं, ये कारवां है। कारवां जो समूह होता था जिसमें चलते थे बंजारा लोग, अपना झुंड लेकर या समूह लेकर चलते थे, उस कारवां को क्या कहा जाता था? टांडा कहा जाता था। और ये थे लोग बंजारा। जो बंजारों का कारवां होता था उसको क्या कहा जाता था? टांडा बल्कि। 22वां प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ये सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, और राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वह बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर के अलावा नागौर में भी यह पाया जाता है। लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है, जो अच्छी किस्म का कोयला होता है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में। 24वां प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से अधिक सिंचाई होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है। बाकी नहरों से भी सिंचाई होती है, तालाब से भी होती है, कुओं से भी होती है। 25, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था?
तो राणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था, और ये कहते हैं इतने वीर थे राणा सांगा कि 80 घाव होने के बाद भी ये युद्ध में लड़ रहे थे। ये राणा सांगा वही थे जिन्होंने बाबर के साथ युद्ध किया और बयाना के युद्ध में बाबर को हराया। बाबर को हराने वाले राणा सांगा थे। इन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर को हरा दिया, लेकिन बाबर हार मानने वाला नहीं था। बाद में उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन, हिंदी में इसको कह सकते हैं विश्व उष्णन, पूरे विश्व को गर्म करने वाली जो प्रक्रिया है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और ये किस कारण से होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके कारण जो धरती है वो गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी जो दूषित गैसें हैं ये धरती से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली विकिरणों को रोक देते हैं, जिससे धरती गर्म हो जाती है। और धरती गर्म होने से ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और जो धरती का तापमान है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 27वां प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर 5 जून को क्या मनाया जाए? इस प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन जो बचे हुए 3 ऑप्शन उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। इसके साथ ही एक तारीख और आती है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। याद रखना 22 22 22, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई, तीनों ही प्रसिद्ध दिन, तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। इसके बाद आता है 30 मार्च, और 30 मार्च हमारा अभी हमने बात की थी राजस्थान दिवस। 28वां प्रश्न आपके सामने कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये बात करते हैं, उसके बाद आखिरी की बात करेंगे। जो संविधान सभा थी हमारी, उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ये हुई थी पहली बैठक, फर्स्ट बैठक। और जो लास्ट बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को लागू हो गया था संविधान। 24 जनवरी 1950 को उसको स्वीकार किया, उस पर सभी के हस्ताक्षर हुए थे। और 26 नवंबर 1949 का जो दिन था, इस प्रश्न का उत्तर तो आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, और उसके कुछ प्रावधान उसी समय लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं। हाँ, संविधान सभा की बात कर रहे थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों ही हैं। 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमारा आंसर होगा 4th ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
धर्म को राजसत्ता से अलग करना किसका पहलू है? धर्म को राजसत्ता से अलग करना धर्म सापेक्षता नहीं है। धर्म यदि साथ चले तो धर्म सापेक्षता है। धर्म निरपेक्षता कह सकते हैं इसको, कि धर्म को यदि राजसत्ता से अलग कर दिया जाए तो वो कहलाता है धर्म निरपेक्षता। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 30 प्रश्न। आगे के प्रश्नों के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।